Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of this series called Superset Sociology. तो guys, अभी तक हमने देखा कि सोशियोलॉजी का जो है, हम अभी भी यूनिट 1 में ही हैं। हमने ये देखा कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे होता है। उसके बाद हमने स्कोप देखा, मीनिंग देखा कि सोशियोलॉजी का है क्या। फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक किया जो था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है क्या, C.W. मिल्स ने उसके बारे में क्या बोला और क्यों वो लेकर आए इस पर्सपेक्टिव को। प्लस हमने ये चीज़ देखी कि उसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का, कैसे कि हम एक इंडिविजुअल की जो लाइफ रही है, जो उसकी बायोग्राफी है और कैसे सामाजिक हिस्ट्री है, जो उसे क्लब करके हम एक लेंस तैयार करते हैं, जिससे हम ये विचारधारा को जो समाज में बह रही है उसे हम नोटिस करते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्यों घट रहा है ये सब कुछ। तो ये सब भी हमने देखा। अब जो हमारा टॉपिक है, ये वाला जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये ये थ्योरेटिकली जो है, जो इसकी डेप्थ आती है सोशियोलॉजी की, वो तब आती है जब हम ये नोटिस करते हैं कि इसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। बेसिकली कि कैसे हिस्ट्री का भी इसमें इनकॉर्पोरेशन होता है, कैसे हम पॉलिटिकल साइंस में इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एंथ्रोपोलॉजिकल जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का उसमें हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एथिक्स में काम करता है कि समाज एथिकल किस तरीके से है, मोरालिटी क्या है समाज की, वो चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। फिलॉसफी पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से सोचा जाता है कंसेप्ट को बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, ये भी हम इसमें नोटिस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है सोशियोलॉजी का, और इकोनॉमी को किस तरीके से पुल करता है सोशियोलॉजी, यानी सोसाइटी किस तरह से पुल करती है इकोनॉमी को, ये भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। जनरली जो ये हमारा टॉपिक है, ये एक्चुअली इसके नोट्स बड़े हैं बेसिकली, पर मैं आपको उस बेसिस के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप खुद पढ़ेंगे सारी चीज़ें। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि थिंकर्स किस तरीके से सोचते हैं इस चीज़ को लेके, ताकि आपका जो व्यू है वो क्लियर रहे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम, बाकी जो थ्योरी है वो आप खुद कवर करेंगे इसमें। ऑलराइट, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने बैठ गया तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, और बताने का कोई सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से स्कोप डेवलप होता है सोशियोलॉजी का, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और हमने इतने सारे थिंकर्स डिस्कस करें तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया तो है ही, ठीक है। उसी हिसाब से हम यहाँ पे बात भी करेंगे। तो फिर जस्ट हम अब शुरू करते हैं कि क्या है ये, ठीक है। ये आपका लेक्चर का नाम रहेगा रिलेशन सोशियोलॉजी रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेस, और ये आपका लेक्चर का नंबर है, यानी नोट्स का नंबर है, जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। P1U1T6 इसका कोड है। ओके, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। ये सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है। आपका लेक्चर नंबर रहेगा इसमें 1161। तो मच्छर, तो जो हम बात करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की, कि पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशियोलॉजी का, सोसाइटी और पॉलिटिक्स जो है रिलेटेबल कैसे है। ओके, आपने देखा होगा कि हर चीज़ हमने जो डिस्कस करी, जैसे एग्जांपल मैंने एक बताया था आपको, दीपांकर सॉरी योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र सिंह का एग्जांपल था एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें मैंने एक एग्जांपल डाला था जो कि था आपका, कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस होता है, जिसमें हम ये बात देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जैसे कास्ट का हुआ एज अ वोट बैंक, ये बात हमने देखी थी उसमें। वैसे ही हम इसमें और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और हम और भी थिंकर्स देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये है कि पॉलिटिकल साइंस क्या बात करता है, पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, ये आपको अगर पता करना है तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली ये है कि पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ता है कि स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। और सोशियोलॉजी का तो आपको पता है कि समाज कैसे काम करता है। और अब हम क्योंकि ये कंटेक्स्ट में आ गए कि अब हम बात कर सकते हैं हाउ सोसाइटी रन एज अ होल, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली सोसाइटी कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। हमने एक इम्पैक्ट देखा था जब हम पढ़ रहे थे आपका इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग चीज़ें, इंटेलेक्चुअल जो फोर्सेस थी, इंटेलेक्चुअल फोर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फोर्स, उनका इम्पैक्ट पड़ता है टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन को पुश करते हैं वो लोग यूरोप में, और तब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। वही हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर लाना चाहे वहां से, तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ला सकते हैं, कैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी में चेंज आने की वजह से समाज में बदलाव आया। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से बदलाव हुआ। यहाँ पे हम भारत में अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो किस तरीके से
हम यहाँ 2 चीज़ कोट कर सकते हैं, किस तरीके से पहले जो आपके मुगल्स थे, मुगल्स के बाद मराठास और ये सब जो छोटे-छोटे आपके कन्फेडरेसी वगैरह सब जो राज कर रहे थे भारत पे, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, और किस तरह उसके बाद समाज में बदलाव आता है, वो हमने एक चीज़ नोटिस करी। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1947 में किस तरीके से हम एक ड्रास्टिक चेंज देखते हैं कि समाज में फिर से बदलाव आता है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि हर बार जब हम वोट डालने जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जब एक नई सरकार आती है, अगर पार्टी चेंज हो जाए तो किस तरह समाज में बदलाव आता है। कांग्रेस थी तो क्या बदलाव था, भाजपा ही तो समाज में क्या बदलाव आया, ये भी हम चीज़ें नोटिस करते हैं। और वही चीज़ें हम यहाँ रिलेट भी करते हैं कि यहाँ पे जो हमें रिलेट करना है सोशियोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस से, वो भी हमें यही करना है। हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर, वो चीज़ें हम देखते हैं। आप किसी भी चीज़ से इसे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपेयरिंग इट टू पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी बेसिकली। मोस्टली अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम कुछ थिंकर्स की बात करें तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स आ जाएंगे, जो कि कम्युनिज्म की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बेसिकली। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें ब्यूरोक्रेसी की, जो कि मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट है, रैशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, फिर हम इसमें बात कर सकते हैं मिचेल फोकू की। मिचेल फोकू जो है वो बात करते हैं ओलिगार्की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम बात कर सकते हैं, इसमें सब रिलेट करेंगे और हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, और वही चीज़ मुझे आपसे बेसिकली डिस्कस करनी है, इसलिए हम ये सब बात करते हैं। हम इसमें एक जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो रहेगा हमारा, कि आपका जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, ये क्या होती है, और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी एक अलग, दोनों के ब्लेंड से, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के ब्लेंड से एक नया सब्जेक्ट निकल के आता है अपने आप में, वो क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बस अब शुरू करते हैं कि है क्या ये। मोस्टली थियोरेटिकल है, मुझे भी मोस्टली पढ़ के ही बताना है आपको, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, और एग्जांपल मैं अच्छे से दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन लाया सोसाइटी में, यूरोप में, वो हमने देख लिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, इसका भी हमने वही देखा था कि भाई ये स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पावर, अथॉरिटी, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल बिहेवियर, इन सबकी एक साइंटिफिक स्टडी अगर हम करें तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। It examines how political power is acquired, exercised and distributed, and how a political institution maintains governance and social order. जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, इनका ये काम कैसे करते हैं, और समाज में ये एक सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रखते हैं, ये बात करता है पॉलिटिकल साइंस। वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना, हमें बस ऐसे इसके ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हम उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस के जो एरियाज ऑफ फोकस है वो है स्टेट, आपका गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के आपके 3 लेग्स हैं, वो पावर एंड अथॉरिटी, किस तरह से सरकार में पावर का सेपरेशन ऑफ पावर होता है, पहली बात। ठीक है, पावर्स किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, वो कैसे बांटी गई है पावर्स, वो सारी बातें होती हैं यहाँ पे। पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कोई पॉलिसी बनी तो उसको बनने में क्या क्या चीज़ें जुड़ी लगी कि किस तरह से पॉलिसी बनी है, उसके बाद वो पॉलिसी जब बाहर आएगी परव्यू में, सर यानी सामाजिक परव्यू में, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब वहाँ पे इम्पैक्ट होने के बाद हम ये देखेंगे कि लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो समाज में क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश करती है वो पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर की बात होती है इसमें, वोटिंग पैटर्न कैसा है आपका, सेफोलॉजी कहते हैं जैसे हम, स्टडी ऑफ वोटिंग पैटर्न वगैरह। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कौन सा तबका कैसे वोट डाल रहा है, ये बात होती है। और जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन के टाइम पे कैसे सब लोग सोचते हैं, पूरा तंत्र कैसे सोचता है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं, जैसे हमने वेस्ट बंगाल में देखा। हम पहले के टाइम में जब केरला में कम्युनिज्म बहुत चरम पे था, तो हम केरल में भी देखते थे पॉलिटिकल वायलेंस, यूपी में हम देखते थे पॉलिटिकल वायलेंस। तो ये वायलेंस हमें देखने को मिलता है, तो ये क्यों मिलता है समाज में हमें देखने को, पॉलिटिक्स की वजह से, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपका नोटिस करता है कौन, पॉलिटिकल साइंस। अब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप इमर्ज होकर आती है दोनों की, पॉलिटिकल साइंस की और सोशियोलॉजी की। वो क्या है, वो हम कुछ आयामों पे बात करेंगे, उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे इसको। सबसे पहला इंटर रिलेशनशिप, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनका आपस में क्या नाता है। तो सोसाइटी शेप्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स से शेप्स सोसाइटी। एक समाज
कि विचारधारा कैसी है, ये उसका पॉलिटी जो है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे भारत है, भारत में हर अलग अलग छोटे छोटे आपके जातियां हो गई, ठीक है, छोटी छोटी ट्राइब्स हो गई, फिर धर्म हो गए, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग हो गए, अलग अलग सोच वाले लोग हो गए। अगर मैं एक बात बोलूं खड़े होके कि हर ब्राह्मण जो है वो एक ही तरीके से सोचता, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर शूद्र एक ही तरीके से सोचता, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। सब अलग अलग इसमें बटे हुए हैं। कुछ अपने परिवारों का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, कुछ अपनी जातियों का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई लोग अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए भाई वो इंटर रिलीजियस मैरिज भी करने को तैयार है, ये भी हम देखते हैं। तो सबकी अलग अलग सोच है यहाँ पे, और ये सब जो सोच है ये आपका पॉलिटिकल बिहेवियर भी शो करता है। जब इतने अलग अलग आपके ओपिनियंस रहते हैं तो आपको डेमोक्रेसी सूट करती है। अगर आपके ओपिनियन सेम है तो आपको डिक्टेटरशिप भी सूट कर सकती है, जैसे हम चाइना में देखते हैं। चाइना में मोस्टली लोग आर एथियस्ट, दे डोंट बिलीव इन ये सारा सिस्टम के भगवान होते हैं, और ये वाला सिस्टम पे वो विश्वास नहीं करते। सो वो लोग किस बात पे अगर वोट डालने जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि वोट तो होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है, यानी सिंगल पार्टी सिस्टम भी है लेकिन वोटिंग होती है, ठीक है। तो वोटिंग होने की उसमें भी वोट डालने अगर वो जाते हैं तो वो उनके पीछे जो वोट डालने का कारण है वो धर्म नहीं है, उनको राम मंदिर, जैसे हमारे यहाँ बना राम मंदिर वॉज अ बिग एजेंडा ऑन द बीजेपी मैनिफेस्टो, तो उसके कारण वोट पड़े हैं उनको, ये कोई दो राय नहीं है। पर अगर जैसे मान लीजिए वहां पे ऐसा कोई ओपिनियन कि हम तो ये बनवा देंगे, तो वहां पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। तो जो लोग होते हैं वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की आपकी गवर्नेंस और किस तरह की पॉलिटी आपकी आएगी समाज में। ओके, तो ये वही बात हो रही है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए जिस सोच से वो पावर में आए हैं जो लोग, वो लोग भी इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को। आप अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कांग्रेस वगैरह के समय में हुलिगनिज्म वगैरह है, टेररिज्म का सिस्टम है, ये सब जो था, क्योंकि ये लोग थोड़े से रियायतें दे देते थे कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह, पाकिस्तान ने अटैक कर दी, ठीक है कोई बात नहीं है, हमने देखा है ये। बीजेपी बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव पार्टी, तो इनका ओपिनियन अलग चलता है। वो बोलते हैं कि नहीं हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया ना, सोसाइटल शिफ्ट। अब सोचने का तरीका चेंज हो गया उस वजह से। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नीट का प्रोटेस्ट हुआ, अभी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके पहले कोई और प्रोटेस्ट, बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रिवॉल्यूशन स्पिलओवर का, ठीक है। तो उसमें ये, अब वो क्योंकि देख लिया लोगों ने कि वो सक्सेसफुल हो गया, तो लोगों ने अभी छोटे छोटे जगहों पे भी जाके वहां पे भी अब बच्चे जो है मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अब इम्पैक्ट किस चीज को करेगा, ये भी इम्पैक्ट करेगा पॉलिटी को। एक सोशल चेंज आया समाज में, उसने इम्पैक्ट कर दिया पॉलिटी को, कि भैया आप जो पॉलिटिकल आपके जो लेजिस्लेटर्स वगैरह हैं, और ये लोग भी अब प्रेशर में आ गए कि भैया अब हमको एक्ट करना पड़ेगा, तो ये चेंज आया सोसाइटी में, ये भी चीज हम देखते हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप है इसका। और जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कास्ट का, कि वोट डालने चली जाती, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमने देखी, डोमिनेंट कास्ट का सिस्टम देखा हमने, वो सब रिलीजन का सिस्टम देखा, अभी राम मंदिर का एग्जांपल दिया जो मैंने, वो सब भी इसमें आता है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन, while state policies transforms social institutions and patterns of social life। उनकी जो जो भी वो लोग आपकी पॉलिसीज बनाएंगे, उसका सोशल लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल, कास्ट एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, रिलीजियस वोटिंग बिहेवियर, रिजर्वेशन पॉलिसीज, पंचायती राज, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स पॉलिसीज, ये सारी चीजों का हमें देखने को मिलता है कि भाई कैसे पॉलिटिक्स इसको रिलेट करती है दोनों। अगला पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंस। जो दोनों आपके सिस्टम है ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कुछ कुछ जगह देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारी जगह सेम मिलेंगे। जब हम पावर एंड अथॉरिटी पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि कैसे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पावर है, तो और वो पावर का कैसे यूज होता है। रैशनलाइजेशन में हम ब्यूरोक्रेसी का देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस से कुछ थ्योरीज जो है सोशियोलॉजी ने उठाई, और सोशियोलॉजी से कुछ थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस ने भी उठाई। हमने कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म का आइडिया जो था। हमने रैशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का आइडिया देखा मैक्स वेबर का। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। Both disciplines borrow concepts, theories, and methods from each other. Political science uses sociological insights to understand political behavior, while sociology uses political concepts to explain power, governance, and authority. है ना? Government also rely on sociological research, census data, demographic studies for welfare policies, electoral reforms, affirmative action, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट भी सोशियोलॉजिकल स्टडीज का इस्तेमाल करती है। और सोशियोलॉजी ऑन दी अदर हैंड एक ट्रेंड को समझने के लिए समाज में क्या हो रहा है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करती है। सेंसस डेटा हो गया आपका, एनएच
जो आपका हेल्थ सर्वे है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके जो सर्वे है उसका काम करती है। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट का यूज़ करती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका यूज़ करती है। ये सब सरकार की तरफ से आते हैं, इनका भी यूज़ करती है सोशियोलॉजी। तो आपस में एक दूसरे के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज वगैरह ये यूज़ कर लेते हैं, डेटा भी यूज़ करते हैं। मैक्स वेबर, इनकी किताब इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ये ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी इन सब की बात करते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन है, जबकि ये है सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर हम नैरो व्यू से देखें, अगर हम छोटी सोच वाले इंसान से पूछे तो भाई बोलेगा कि सर आईएएस अधिकारी क्या है, तो बोले सरकार है, सरकार किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसको सोशियोलॉजी से उसका समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब एक वाइड व्यू कर देंगे इसको तो आपको समझ में आएगा किस तरह ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगला है आपका कार्ल मार्क्स, इनकी किताब थी बहुत फेमस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पावर रिफ्लेक्ट्स क्लास इंटरेस्ट, पॉलिटिकल चेंज रिक्वायर्स चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स इन अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब थी उसमें, कि पॉलिटिकल जो चेंज है वो चेंज तभी आएगा जब हमें वो स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्लास स्ट्रगल जो समाज में हो रहा है उसकी वजह से जो समाज में बदलाव आएगा, सोशल चेंज आएगा, उस वजह से ही पॉलिटिकल चेंज आएगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी। ओके, तो ये दो एग्जांपल हो गए यहाँ पे आपके। थर्ड पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन। ये कैसे म्यूचुअली डिपेंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन के दम पे। तो ये जो यानी जो जहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब है आके मिलना, ठीक है, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, इंटरसेक्शन पे आके मिले, तो कहाँ मिलते हैं ये, किस चीज़ की बात करते हैं मिलके, क्लास, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एथनिसिटी, सिटीजनशिप, दोनों सबकी बात करते हैं और दोनों ही सब्जेक्ट्स को टैकल करते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर जो है किसके थ्रू दिखता है, कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो आपके एलिमेंट्स हैं ये दोनों में कवर होते हैं, ये दोनों आके इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों आपस में चर्चा करते हैं इस चीज़ को लेकर। रजनी कोठारी इज अ वेरी फेमस इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये आदमी है, औरत नहीं है, याद रखिएगा, रजनी कोठारी नाम से लगता होगा आपको, लेकिन ये इज अ मैन। ओके, मैं कंफ्यूज रहता था क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं ना, अपन पढ़ते हैं तो अपन फोटो थोड़ी देखते हैं तो वैसे ही हमको लगता था, तो एक बार ही की जगह शी लिख दिया, तो मेरे को बताया किसी ने कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। ओके, तो रजनी कोठारी, इनकी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट बताते हैं, इनका एक ये टॉपिक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट और कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा तो बहुत आसान है समझना। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, एक कास्ट को एज अ वोट बैंक यूज किया जाता है ताकि उस कास्ट को पॉलिटिसाइज किया जा सके। वो कास्ट अपना एक आदमी खड़ा करेगा इलेक्शंस में और वो पूरे का पूरा कास्ट उसी को वोट देगा, ठीक है। इस वजह से होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। अब कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो आदमी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एससी वर्ग के लोग, अगर जो रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व हमारी सीटें हैं लोकसभा में भी, वहां पे एससी कैटेगरी के जैसे लोग पहुंच गए या ब्राह्मण पहुंच गए, जनरल कैटेगरी के लोग पहुंच गए, जो भी मान लीजिए आप, तो वो पॉलिटिक्स में अपनी बात कर रखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, ये हमारे जो है भीम आर्मी वाले चीफ है जो चंद्रशेखर आजाद, तो वो भी यही बात करते हैं, वो अपने, वो ऑब्वियसली बात है, वो लोग, जो लोग उनको लेकर आए हैं वो लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो उनको उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं। वो वहां पे बात रखते हैं दलितों की। तो वहां पे बात क्या होगी, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। पहले पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ, कास्ट ने मिलकर एक आदमी को पॉलिटिक्स में पहुंचाया, अब वो पॉलिटिक्स वाला जो ये कास्ट अपनी कास्ट के और जो हकूक है, जो उनकी इच्छाएं हैं उसके लिए बात कर रहा है। ये दोनों चीजें बात करते हैं रजनी कोठारी अपनी किताब में पॉलिटिक्स इन इंडिया में। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, ये सारी चीजें कवर हो जाती है इस चीज में। चौथा पॉइंट है आपका इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, दोनों, ठीक है, दोनों ही इंटरडिसिप्लिनरी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब हम बस सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं और भी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, इकोनॉमी से कैसे रिलेट करते हैं ये, उसके बाद हिस्ट्री से कैसे रिलेट करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट आपस में भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वेदर इट्स पॉलिटिकल साइंस, वेदर इट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट्स हिस्ट्री, हर इसमें आपको ये टॉपिक आएगा कि ये कंपेयर करेगा एक जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको बाकी सब्जेक्ट से, आर्ट्स के। तो ये टॉपिक हर जगह आता है, हर आपके ऑप्शनल में है ये सब्जेक्ट। अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी तो वो भी कंपेयर करेगा, उसका वो एक टॉपिक होगा जिसमें वो कंपेयर करेगा अलग अलग साइंसेस से, तो इसलिए भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर कैसे, कि इकोनॉमिक्स के थ्रू दोनों सब्जेक्ट क्या उठाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी उठाते हैं, इनइक्वालिटी उठाते हैं, वेलफेयर उठाते हैं, दोनों बात करते हैं इसके लिए। हिस्ट्री से हम स्टेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं।
एंथ्रोपोलॉजी से हम लेकर आते हैं ट्राइब, किनशिप, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजी से हम लेकर आते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे बनता है, लीडरशिप कैसे बनती है, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, कैसे एक इंसान को पता चलता है कि उसको किस पॉलिटिकल विचारधारा की तरफ बढ़ना है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक राइटिस्ट हूँ, राइट विंग की तरफ मेरा वो है, मेरी विचारधारा राइट विंग की तरफ है, तो वो कैसे मेरी पर्सनल सोच है या वो ये बैकग्राउंड की सोच है कि मैं एक ऊंची जाति का आदमी हूँ, या मैं एक अमीर घर से आया हूँ, या मैं एक मिडिल क्लास घर से आया हूँ जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हमारी विचारधारा लिबरल क्यों नहीं है, क्योंकि हम शायद अभी भी मन में हम सोचते हैं कि हमारे रिजर्वेशन के प्रति हमारे लिए मन में रिसेंटमेंट है, ये कारण हो सकता है। तो ऐसे तरीके से विचारधाराएं बनती हैं। जब आप समाज में जाते हैं, किसी से आप बात करते हैं कि मैं तो भाजपा को वोट देकर आया हूँ, और वो सामने वाला एकदम उग्र हो जाता है कि तुमने भाजपा को वोट क्यों दिया, तुमने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया, भाजपा तो देश खराब कर रही। तो उसकी विचारधारा ये सोचिए आपसे अलग है, पर बैकग्राउंड में क्या है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसका जो सोशलाइजेशन है, वो भी आपसे अलग है, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपसे अलग है। तो ये सारी चीजें जो है, तब जाके हम ये चीज समझते हैं कि किस तरह वोटिंग बिहेवियर बनता है किसी भी समाज का। दिस इंटरडिसिप्लिनरी एक्सचेंज लेड टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट हम देखेंगे, अभी हम पढ़ने ही वाले हैं उसको भी। और ये अगर आप पॉलिटिकल वाले साइड से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस के साइड से, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी आता है इसमें, फिर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी आता है, हर चीज़ आती है। जैसे हम सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सोशो इकोनॉमी पढ़ेंगे हम, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स अगर पढ़ते हैं तो आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। आपको मैंने याद है, मैंने बताया था शिकागो स्कूल के बारे में, एल्बियन स्मॉल के बारे में। ही वॉज अ पायनियर ऑफ कौन सा, ब्लैक ब्लैक पीपल स्टडी। ओके, उनकी वजह से एक बिहेवियरल चेंज आता है समाज में, कि हमें जो सब बात करनी है, हमें सिर्फ ये बात नहीं करनी हम कि हम तथ्य जान ले, हमें वो तथ्य जान के बदलाव भी चाहिए समाज के अंदर। कि कोई आदमी अगर किसी गलत तरीके से एक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्या कारण है उसका वो उस तरीके से एक्ट करने का, वो भी चीज समझनी है और उसे हमें करेक्ट करना है। ये चीजें भी हम देखी थी। तो बिगनिंग इन द 1930s, particularly through the Chicago school, political science adopted sociological methods such as surveys, opinion polls, and voting studies to explain political behavior empirically. कि एक पर्टिकुलर ये इन्होंने ये सब चीजें करके समझने की कोशिश करी, वहां पे जो उन्होंने समझने की कोशिश करी कि ये जो ब्लैक्स है ये लिबरल पार्टी को ही वोट ज्यादा क्यों देते हैं, क्या कारण है इसका, कुछ तो कारण होगा, बिना कारण के तो ऐसे ऐसे कोई करेगा नहीं आदमी। तो ऐसा क्या कारण था उस चीज का, ये वाली चीजें उनको देखने को मिली। वही चीजें यहाँ पे हम लेकर आते हैं कि अच्छा ये पॉलिटिकल बिहेवियर भी बनाता है मिलके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेफोलॉजी, ठीक है, PSEPHOLOGY, ये है सेफोलॉजी आपका। सेफोलॉजी बात करता है बेसिकली, जस्ट जी हाँ, तो सेफोलॉजी बात करता है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन किस तरीके से होता है, कराया जाता है, वोटिंग बिहेवियर क्या क्या रहता है, इसे हम सेफोलॉजी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, ओके, प्रशांत किशोर आपको पता होगा। तो ही इज अ वेरी गुड सेफोलॉजिस्ट, वो फर्स्ट अच्छे से स्टडी करते हैं कि इलेक्शन का पैटर्न क्या है, क्या मैनिफेस्टो में होना चाहिए जिससे वोट मिलेंगे, लोगों की आम राय क्या है आज के टाइम में, जनरल विल क्या है समाज की, उसके हिसाब से वो जज करते हैं, उसी को सेफोलॉजी कहते हैं। और किस तरीके से इलेक्शन का घटना बढ़ाना होता है वोट्स का, ये सारी चीज़ें वहाँ स्टडी करते हैं। कौन किसको कितना वोट दे सकता है, ये स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, वो सेफोलॉजी में आता है। तो वोटिंग बिहेवियर और इलेक्शन की स्टडी करना, और सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, रीजन, एजुकेशन। हम बात देखते हैं न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, यादवों ने इस जगह पे इतने लोगों को इनको वोट दिया, इतने परसेंट यादवों ने वोट दिया, इतने परसेंट जाटों ने इनको वोट दिया, ये हम बातें देखते हैं, इतने परसेंट ठाकुरों ने इनको वोट दिया। ये सब टीवी पे होता है, अगर आपने कभी न्यू इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा टीवी, तो यही सारी बातें होती हैं, वही सेफोलॉजी है। यहाँ से इतने वोट मिलने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी इतनी आबादी है, इतने लोगों ने मिलके इनको वोट दिया होगा, ये सारी बातें होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडियन जनरल इलेक्शन, कास्ट बेस्ड इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन, अर्बन रूरल वोटिंग पैटर्न, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अभी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश की, उसके वो लाडली बहन योजना, सॉरी नॉट लाडली लक्ष्मी, वो तो पुरानी होगी, लाडली बहन योजना, तो उसके हिसाब से भाई महिलाओं ने बहुत वोट दिया भाजपा को भर भर के, उसके कारण
उसकी भी स्टडी करना है, अगर वो पैटर्न जो है उसकी स्टडी करना है, तो उसको फिर बाकी जगहों पे अप्लाई किया गया। यहाँ पे एमपी में सक्सेसफुल हुआ, फिर महाराष्ट्र लेकर आया लाड़की बहन योजना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से वो लॉन्च हो गई। उसको लाने का यही कारण था भाई, उन्होंने स्टडी किया कि हाँ इसकी वजह से वोट पड़ते हैं, दो ये होता है। तो ये काम करता है सेफोलॉजी, ये हमने देख लिया। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट एंड हाउ गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटी। गवर्नमेंट काम कैसे करती है ये कौन बताता है? पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी ये बताता है कि सोशल जो आपका है सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कैसे इन रिवर्स सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। ये दोनों बात सोशियोलॉजी बताता है। अब इसमें हम कुछ जो है थिंकर्स देख लेते हैं, बाकी तो फिर इसके बाद तो आप कर ही लेंगे कवर सब कुछ। मेजर थिंकर्स, एलेक्सिस डी टॉकविल, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी बात करते हैं थोड़ी। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किताब है इनकी। तो ये बोलते हैं कि जो आपकी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक्चुअली जैसे लोगों को और पॉलिटिक्स को साथ लेकर आई, तो इट इज द अर्लीस्ट ब्रिज बोला है उन्होंने इसको, अर्लीस्ट ब्रिज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी। क्योंकि लोकतंत्र है ना ये, तो लोगों को और पॉलिटिक्स को साथ लेकर आई। ये तो पहले पॉलिटिक्स राजाओं का काम हुआ करता था, लोगों का तो कुछ काम लेना देना ही था आम नागरिक का, लेकिन दोनों को साथ ले आई डेमोक्रेसी। तो वो अर्लीस्ट ब्रिज है आपका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बीच में। डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द सोशल कंडीशंस एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, मेकिंग it one of the earliest bridges between sociology and political science. ओके, अगले हैं आपके कार्ल मार्क्स, इनका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं ऊपर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब है इनकी, दास कैपिटल भी इनकी एक किताब है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट क्लास रिलेशन एंड द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास। ये बोलते हैं ये कि जो स्टेट है, ये तो हम देखते भी हैं हर जगह पे। आपको भी ऐसा लगता होगा कि मोदी जी अडानी जी और अंबानी जी को फेवर कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन को फेवर कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना यही था कि भाई स्टेट जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। जो लोग राज करते हैं उन लोगों का एक गहना है स्टेट, उसके साथ खेलते हैं, या स्टेट के साथ रहते हैं, स्टेट के साथ। स्टेट बनाते भी यही है, खत्म भी यही करते हैं। आम जनता से बेवकूफ है, वो समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसी हिसाब से अपने हिसाब से वो अपनी चीजें मनवा लेते हैं बड़े लोग। तो वो यही बताती है कि एक क्लास रिलेशन दिखाते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, पॉलिटिकल आपका इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट हो गई आपकी, या आपका लेजिस्लेचर हो गया, ये सब गरीबों के लिए नहीं बनाए, अमीरों के लिए बनाए, ताकि गरीब लोग कंट्रोल में रहे। इनका कहना ये है। तो ये बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। इनने भी रिलेट कर दिया सोशियोलॉजी को और पॉलिटिकल साइंस को। हम यहाँ पे ये देखेंगे, जो हम थिंकर्स बात करेंगे, ये दोनों पॉलिटिक्स को और सोसाइटी को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं साथ में। मैक्स वेबर, इनकी किताब इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हमने ऊपर भी पढ़ा था। पावर, अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, बोलते हैं ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बट दे आर ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशंस। एंटोनियो ग्राम्स्की, हम बहुत आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो उनका बहुत जगह पे नाम आएगा ग्राम्स्की का। इनकी किताब है प्रिजन नोटबुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसको कहते हैं कल्चरल हेजिमनी। ठीक है, ये ऐसा ओपिनियन है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा ओपिनियन है इनका, कल्चरल हेजिमनी का। ठीक है, तो ये बताते हैं कि रूरल क्लास जो है, यानी जो राज कर रहे हैं रूरल, ठीक है, तो रूलिंग क्लास आपका मेंटेन करता है डोमिनेंस, किसके थ्रू? अपने कल्चर के थ्रू। उनको राज करते आता है, उनके कल्चर में है राज करना, तो वो राज कर सकते हैं। आइडियोलॉजी बदलना, कंसेंट लेकर आना गरीबों से, और उनका ओपिनियन मोल्ड करना, ये जो टैक्टिक्स वाला गेम है, ये आता है इनको कल्चरली, ये लोगों ने सीखा है। ये नौकरी के लिए नहीं खड़ा है लाइन में वो आदमी, वो नौकरी देने के लिए खड़ा है। वो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, ये उसकी कल्चरल हेजिमनी है। तो वो बात करते हैं यहाँ पे कि रूलिंग क्लास जो है ये डोमिनेंस मेंटेन करती है बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी और कंसेंट रेदर देन कोर्जन। वो नहीं करते, मजबूर नहीं करते किसी को, ये उसको इम्पैक्ट कर देते हैं इतना कि वो इनके फेवर में आ जाए। कंज्यूमरिज्म जो है वो कल्चरल हेजिमनी का पार्ट है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे अपन तो इतने पुराने नहीं है, तो पॉलिटिकल एग्जांपल तो बहुत दे सकते हैं, पर एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों भारत की आज़ादी के समय जितने भी हम ये फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी ले लीजिए आप, सब लोग बड़े एफ्लुएंट घरों से क्यों थे? गरीब आदमी का बच्चा क्यों नहीं था उनमें? क्या कारण है? एक भी गरीब आदमी का बच्चा बता दीजिए जो कि बहुत बड़ा महान स्वतंत्रता सेनानी है।
1947 का टाइम बता रहा हूँ, पहले के मैं बिरसा मुंडा आंदोलन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कोई ट्राइबल आ गया या कोई ट्राइबल कम्युनिटी से किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर 1947 की बात कर रहा हूँ, जब एक अ, जो फेज वाइज रिवॉल्यूशन चल रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। उस टाइम ये लोग क्यों थे? इनका कल्चर उस तरह से डेवलप था, ये लोग पढ़े लिखे थे, इनको पता था कैसे एक्ट करना है, दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दे नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, दे वर ऑल लॉयर्स, दे नो हाउ द लॉ वर्क। तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, यही उनकी कल्चरल हेजीमनी थी, और इसी वजह से उन लोगों ने जब देश को आज़ादी दिलाई तब वही लोग राज कर पाए। उन्होंने इतना इम्पैक्ट किया समाज को कि समाज ने उन्हीं को चुना कि आपको हम वोट देते हैं 1952 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, और वही बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राम्स की। विल्फ्रेडो परेटो और मोस्का, गेतानो मोस्का, इनकी विल्फ्रेडो परेटो की किताब है द माइंड एंड सोसाइटी, और मोस्का की किताब है द रूलिंग क्लास। इनके भी हम देखेंगे, पावर एंड अथॉरिटी हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, लायंस एंड द फॉक्सेस, वहाँ पे हम देखेंगे इनको। इनकी थ्योरी आती है, इसको बोलते हैं हम एलीट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एलीट थ्योरी का, ठीक है। और बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एलीट थ्योरी को बाद में। तो एलीट थ्योरी बताती है कि एवरी सोसाइटी इज अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय अ माइनॉरिटी एलीट। एक माइनॉरिटी एलीट होता है जो एक सोसाइटी को गवर्न करता है। अगर आप भारत में हिंदू समाज को देखें, ठीक है, हिंदू समाज में ब्राह्मण कितने हैं, कितने परसेंट होंगे? चल जी जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं करते, थोड़ा पिन पॉइंट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, कितने होंगे? लगभग 40% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। माइनर है, ठीक है, 60% जो है वो वंचित वर्ग, SC ST OBC में आते हैं, ठीक है। तो ये 40% ही जो है भारत की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं। इन्हीं के पास असेट्स है, इन्हीं के पास पावर है, इन्हीं के पास वैल्यू क्रिएशन की क्षमता है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ाई करी है, इनको पढ़ाई करने का मौका मिला है, इसलिए ये इस पोजीशन पे है। मुसलमानों में भी देखते हैं हम, अशरफ अजलफ, ठीक है। मुसलमानों में भी 3 कैटेगरियां होती है, अशरफ, अजलफ और अरजल, ये 3 कैटेगरीज होती है। जिस तरह छुआछूत हिंदू समाज में है, उसी तरह छुआछूत मुसलमानों में भी है। जो हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, उम्मा की जो बात होती है इस्लाम में भी, वो भारत में आके वो वाली बात डगमगा जाती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर आप उस धर्म से आते हैं, तो अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं, तो आप अपने बड़ों से बात करिएगा, उनसे पूछिएगा कि अशरफ और इसमें अजलफ और अर्जल में क्या डिफरेंस है, वो आपको बताएंगे। क्या हम उनके घर पानी पी सकते हैं, क्या हम उनसे शादी कर सकते हैं, वो लोग भी बताएंगे क्या होता है। जैसे एक सैयद जैसे है, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, वैसे ही मुसलमानों में सैयद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया है। और ये जो माइनॉरिटी होती है, सबसे बड़ी बात यह है, माइनॉरिटी इज, यानी सॉरी, द एलीट इज ऑलवेज अ माइनॉरिटी। हमेशा जो एलीट वर्ग होता है वो माइनॉरिटी ही होता है। अमेरिका मुट्ठी भर ज्यूस चलाते हैं, पूरा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने ज्यूस हैं यूरोप में, सॉरी अमेरिकाज में? लगभग 4 से 8 मिलियन। और ये 4 से 8 मिलियन जो लोग हैं, यही लोग पूरा अमेरिका की इकोनॉमी को खींच रहे हैं। तभी अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में आके आतंक मचाता है, यही कारण है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये सोसाइटी है, सोसाइटी जो है उसमें पॉलिटिक्स का इन्हें ये डाला कि जो एलिट्स हैं वो रूल करते हैं सोसाइटी को। ओके, फिर आते हैं इसके बाद आपके रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल्स की बात करते हैं, इनकी किताब है पॉलिटिकल पार्टीज, और ये आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की की बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। ये भी हम देखेंगे जब हम पावर अथॉरिटी पढ़ेंगे, उसमें एलीट थ्योरी वगैरह में वो सब इसी में आएगा। तो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की में भाई ये बोलते हैं सॉरी, इवन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बिकम डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल लीडरशिप एलीट। यही वाली बात हो गई एलीट थ्योरी वाली। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक छोटा तबका, यानी जो माइनॉरिटी में है लोग, वो लोग आके उसको पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। C.W. मिल्स, जो अभी हमने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ा था, C.W. मिल्स, उनका एक और कॉन्सेप्ट है पावर एलीट का, ठीक है, द पावर एलीट। पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एलीट्स कलेक्टिवली डोमिनेट डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल, जो आपके बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, इकोनॉमिकल, जिनके हाथ में बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं वो, और मिलिट्री, जो मिलिट्री में आपके टॉप ब्रास है आपका जो मिलिट्री का, वो
ये लोग डिसीजंस बनाते हैं कि देश काम कैसे करेगा, सोसाइटी इस तरीके से चलेगी, इस डायरेक्शन में, हर चीज इस हिसाब से होती है। ये बात करते हैं C.W. मिल्स। टैलकॉट पार्सन्स, इनकी किताब है द सोशल सिस्टम। ये हम एजाइल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, AGIL, AGILE वाला एजाइल नहीं, AGIL वाला एजाइल, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म्स द गोल अटेनमेंट फंक्शन विद इन द एजिल फ्रेमवर्क। एजिल का जब हम पढ़ेंगे टैलकॉट पार्सन में फ्रेमवर्क, तो अलग अलग रहता है कि पहले कैसे अटेन किया जाता है, गोल का इनिशिएशन कैसे होता है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारी बातें होती हैं उसमें। तो ये बोलते हैं जो गोल अटेनमेंट वाला सिस्टम है, समाज को जो चाहिए गोल कैसे अटेंड किया जाए, कोई चीज कैसे पाई जाए, वो उसका परफॉर्म करता है वो पॉलिटिक्स के थ्रू। समाज में कुछ बदलाव लाना है, उस समाज में बदलाव आएगा एक पर्टिकुलर गोल सेट करके, कि मेरे को जैसे मान लीजिए भुखमरी मिटानी है देश में से, वही गोल सेट कर दिया मैंने, तो पॉलिटिक्स का काम है ये गोल अटेनमेंट का, जो मेरा समाज की इच्छा है उसको फुलफिल करना। ये बात करते हैं हाँ टैलकॉट पार्सन। अभी बस जान लीजिए आप, ये हमें पॉइंट्स हमें मिलते ही रहेंगे, अभी हम टैलकॉट पार्सन जब पढ़ेंगे थिंकर्स में, उसमें भी आपको ये मिलेगा। ओके, अगले हैं आपकी इमैनुअल वॉलरस्टीन। इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। और इस किताब है इनकी, और किताब का नाम है वर्ल्ड सिस्टम, ये सॉरी थ्योरी का नाम है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये बात करते हैं कोर और पेरिफेरी की, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ये ऐसी बात करते हैं जैसे ये कुछ देश है, ये फिर एक ये सर्कल हो गया, फिर एक ये सर्कल हो गया, ये कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है इसमें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं अगर आपको, तो ओपेक पता होगा आपको, ओपेक कंट्रीज, ठीक है, फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूएनएससी P5, तो ये कोर है, यानी यही लोग डोमिनेट करते हैं जो वर्ल्ड में आपकी जो पॉलिटी चल रही है। अमेरिका जैसे P5 भी ले लिया मैंने, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, इन लोगों के पास इतनी ताकत है, ये बोलेंगे कि अटैक करना है तो अटैक हो भी जाएगा किसी जगह पे, चार पांचों मिलके बोलेंगे एक साथ, और ये बोलेंगे, उनमें से एक ने भी बोला कि हाथ खींच लिया पीछे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, वीटो पावर हट गया, ठीक है। बाकी लोगों का बात नहीं मानी जाती, बाकी पूरे और इतने देश है, 202 देश है, कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पांचों ने कुछ बोल दिया तो ये हेजिमनी क्रिएट करता है, ये भी एक तंत्र क्रिएट करता है, ये भी गलत है। लेकिन पॉलिटिक्स जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इससे काम करती है। तो इमैनुअल वॉलस्टीन का जो एक फ्रेश कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हम लोकल पॉलिटिक्स और आसपास की बात करें, तो यहाँ पे हमने एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी पर्सपेक्टिव लेकर आ गए हैं इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज का। तो कोर होता है, और ये बाकी के जो होते हैं पेरीफेरी होती है। ये बफर हो गया आपका, और ये पेरीफेरी हो गई। पेरीफेरी मतलब बाहर का हिस्सा, इनको कोई नहीं पूछता। जैसे मान लीजिए भारत अगर इधर आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक पावर है, बड़ा मार्केट है, तो भारत इधर है, अभी भारत कोर में नहीं पहुंचा है, सुपर पावर नहीं है भारत। और ये वाले जो है, ये एकदम गरीब देश, आइलैंड नेशंस, छोटे छोटे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका हो गए, ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनको कोई भी नहीं पूछने वाला तुम क्या चाहते हो कि दुनिया में क्या होना चाहिए, इनसे कोई नहीं पूछ रहा। ये बता रहे हैं सबको, ये थोड़ा बहुत ओपिनियन दे सकते हैं, भारत जैसे देश थोड़ा बहुत ओपिनियन, भैया ये बात मान लीजिए प्लीज प्लीज करके, भारत ये कर सकता है। लेकिन क्या भारत ऐसे बोल सकता है कि भैया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, आइए हम सब मिलकर अटैक करते हैं, चाइना वहां हाथ खड़ा कर देगा, नहीं कोई अटैक नहीं करेगा, तो भारत बैठा रहेगा चुपचाप। ये है, ये डिफरेंस आ जाता है ग्लोबल ओपिनियन शेप करने में पॉलिटिक्स के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, इमैनुअल वॉलस्टीन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, कोलोनाइजेशन, ठीक है, जो भारत में हुआ था, तो ब्रिटेन ने किस तरह राज किया, कि ब्रिटेन उनका वो कोर था, भारत उनका पेरीफेरी था, यहाँ से मार्केट बनाया उन्होंने, भारत से रॉ मटेरियल से गए वगैरह वगैरह। अनइक्वल ट्रेड प्रैक्टिसेस WTO में हम देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवाइड देखते हैं हम, कुछ अमीर देश रह गए, कुछ गरीब, अमीर देश अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब देश गरीब होते चले जा रहे हैं, तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है। ओके, अब ये आएगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा कि क्या क्या होता है, यहाँ पे हम तोड़ेंगे क्या क्या नहीं होता, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, वो देख लीजिएगा। मेन हमने वही बात करी कि दोनों में बेसिक, अभी हमने देखी कि कहाँ से क्या चीजें आती है, और यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे क्या चीजें नहीं है। जैसे स्कोप अगर देख लें, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, स्टडीज सोसाइटी एज अ होल इंक्लूडिंग ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस जो है, प्राइमरली स्टडीज ऑन स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यही बातें हम नोटिस कर रहे थे। अगर हम यहाँ चले गए, नेचर कैसा है, सोशियोलॉजी का ब्रॉड नेचर है, ये कंपैरेटिवली स्पेशलाइज्ड है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस करता है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो आपके बाकी हर चीज़ पे फोकस करता है, सारी चीज़ों पे, इकोनॉमी पे भी करता है, हिस्ट्री पे भी करता है।
एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, और मोस्टली कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन आता है, यही वाले क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो कंपैरिजन वाला अगर क्वेश्चन आया पेपर में, तो हमें ये बताना है कि भाई सोशियोलॉजी अच्छा है, क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको ये बताना है सोशियोलॉजी अच्छा है, बाकी इसमें ये ड्रॉबैक्स है बस। ये पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा होता है, पर इसमें ये कमी रह गई कि यार ये बहुत स्पेशलाइज्ड है, ये पूरे समाज की बात नहीं कर पाता। समझ रहे हैं आप? ये थोड़ा सा नैरो है। गाली नहीं देनी है दूसरा सब्जेक्ट को, पर बस को बोल इतना बोलना है कि ये थोड़ा सा इसमें इशू है। ओके, अब हमको बात करनी है, एक सब्जेक्ट क्रिएट होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से, जो हमने इंटरसेक्शन की बात करी थी ना, कि इंटरसेक्शन होता है पॉलिटिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का। अब हम उसकी बात करते हैं कि वो है क्या इंटरसेक्शन। वो इंटरसेक्शन है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। Political sociology is an interdisciplinary branch that applies sociological concepts and methods to study the relationship between the state and the society. समाज में और सरकार में क्या रिश्ता है, ये बताता है हमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और ये कौन से कॉन्सेप्ट यूज करता है? ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करता है, ये जस्टिफाई करने के लिए। जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ देखे ना, ये सारे नाम हमने लेकर आए, जो यही वाली चीजें यहाँ पे है, यही सोशियोलॉजिकल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वही अप्लाई करता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो ये किस चीज पे फोकस करता है? मोस्टली इट एक्सप्लेन्स हाउ सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रीशेप सोसाइटी। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से अगर गांव में मान लीजिए वोटिंग हो रही है, तो अगर एक पर्टिकुलर जाति, जैसे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे ए जाति के लोग 10% है, बी जाति के लोग 80% है, और कुछ और छिन्न भिन्न सी और डी और ई टाइप की जातियां और है, पर ये दो मेजर जाति है, ये मेजोरिटी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड मेजोरिटी है। मान लीजिए 80% ये है और 10% ये है। तो आपको क्या लगता है इस जगह पे कौन इलेक्शन जीतेगा? किसकी जात का आदमी जीतेगा जो खड़ा होगा? ये तो कोई भी बता सकता है। भारत में हम रहते हैं, डेवलपमेंट पे यहाँ बात होनी नहीं है, यहाँ पे बात इसी पे होगी कि तू अगर मेरी जात का है तो मेरे भाई वोट तेरे को ही दूंगा। भाई ले वो कैसा भी आदमी हो, कितना भी लीचड़ हो, कुछ भी, किसी कोई मतलब नहीं है फैक्ट है। ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है किसको? अब आपकी सोसाइटी ने इम्पैक्ट कर दिया पॉलिटिक्स को, एक आदमी को लेकर आ गए। अब पॉलिटिक्स में अब ये जो आदमी आया है, जो बी जाति से जो इलेक्शन लड़के आया है, जो जीता है, वो किसका फायदा करने की कोशिश करेगा? वो इसी का फायदा करने की कोशिश करेगा, अपनी जाति का। वो इसको दरकिनार कर देगा, और बाकी जो सी और डी और ई है उनको तो फिर आप भूल ही जाइए, जब इन्हीं की बात नहीं सुन पा रहा है वो सेकंड जो मेजोरिटी है उनकी। ये इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। क्या स्टडी करता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ता है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई। फिर पावर एंड अथॉरिटी की, किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में। फिर लेजिटिमेसी कैसे मिलती है? एक आईएएस अधिकारी को अधिकार क्यों है कि वो मुझे, या एक एसपी को अधिकार क्यों है कि वो मुझे जेल भेज सकता है? वो 24 घंटे के लिए, आज अगर कोई एक एसपी आ गया यहाँ पे मान लीजिए मेरे घर के बाहर, और मैंने उससे बोली ये कौन है, हटो यहाँ से, तो उसका अगर दिमाग खराब हो गया तो मेरे को बोलेगा जेल में डालो इसको, बात खत्म। और 24 घंटे के लिए वो मेरे को रिमांड पे ले सकता है, तो उसके पास वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी लेजिटिमाइज होती है लॉ एंड ऑर्डर से, जो कि पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, और लेजिटिमेसी जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है आपका। ठीक है, पावर, लेजिटिमेसी, लीडरशिप। मोदी जी ही प्रधानमंत्री क्यों है? मोदी जी की हम बात क्यों सुनते हैं? मोदी जी अगर योगा करने बैठते हैं तो हम योगा करने क्यों बैठते हैं? मोदी जी बोलते हैं ताली बजानी है, थाली बजानी है, तो क्यों लोग चले गए कोविड में ताली थाली बजाने के लिए? क्या कारण है? लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, सब पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सब पढ़ेंगे आगे, जो बातें होंगी आगे आगे होती जाएगी, यही सब सारी बातें होनी है। सोशियोलॉजी यही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने लेक्चर जो आपका यूनिट 1 है उसमें मैं सब समझा देना चाहता हूँ कि हमको क्या पढ़ना है भाई। ठीक है, और यही सब चीजें पढ़नी है हमको, बस हम थोड़ा डीप में चले जाते हैं, हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव जोड़ लेते हैं उसमें बस। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट सब यही रहने वाले हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ बहुत आसान पड़ती है इसलिए। ठीक है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। एक बार दिमाग का दरवाजा खुला, थोड़ी सी रोशनी अंदर आई, सब क्लियर। ऐसे आंसर लिखोगे कि दूसरे देखते रह जाएंगे दुनिया वाले, और तुम ऐसी दलीलें दोगे लोगों को कि लोग भी सोचते रह जाएंगे कि भैया क्या पढ़ के आया है। ओके, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये भी बताता है, ये भी स्टडी करता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। सेफोलॉजी की हमने बात करी थी कि वोटिंग बिहेवियर है कैसा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात करी थी हमने, ओके, योगेंद्र सिंह की। तो वो बात करते हैं यहाँ पे भाई कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। डोमिनेंट कास्ट की बात करेंगे हम आगे चल के, जब हम इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है ये भी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं। पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है, बिगड़ता है, ये सारी चीज़ें हो गई। सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिक्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। रोल ऑफ कास्ट क्या था, क्लास, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी, प्रेशर ग्रुप्स। जेंडर का भी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन योजना। तो जेंडर ने कैसे चेंज कर दिया डायनामिक्स पूरा का पूरा। अरे हिंदू महिलाएं तो छोड़िए, मुसलमान औरतों ने भी भाजपा को वोट दिया है। वो जो आपको लाडली बहना योजना में जो आपको मदद राशि मिल रही है उसके चक्कर में। तो कौन कितना लड़ेगा उस हिसाब से बात होती है फिर ये। पॉलिटिकल चेंज किस तरीके से आ रहा है समाज में। अभी हमने एक वो देखा था कि किस तरह सोसाइटी इम्पैक्ट्स पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स इन रिटर्न इम्पैक्ट्स सोसाइटी। ये सर्कल चलता रहता है ऐसे, यानी आप अगर मान लीजिए आप पॉलिटी और सोसाइटी, सोसाइटी ने चेंज लाया, वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह किसी के भी हिसाब से, तो पॉलिटी में चेंज आया। पॉलिटिक्स चेंज लाएगी पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से सोसाइटी में, चलता रहेगा सर्कल। बस ये है, चीजें रिप्लेस हो जाती हैं, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ये अटल है, ये तो रिप्लेस हो जाता है सिस्टम। आज डेमोक्रेसी है, मान लीजिए आज से 200 साल बाद कोई आ गया डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप चालू हो गई, क्या कर लेंगे हम। ना आप रहेंगे जिंदा तब, ना मैं रहूंगा जिंदा। ठीक है। तो पॉलिटिक्स तो चेंज हो जाती है, सोसाइटी वही रहने वाली है, समाज तो वही रहने वाला है, वैसे ही टिका रहने वाला है। समाज में बस थोड़े से बदलाव आते हैं, छोटे छोटे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जो हमारा पॉलिटिकल चेंज था। तो कास्ट बेस्ड वोटिंग, वुमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, फार्मर्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, ये सब होने देखने को मिलते हैं हमें। अब जो है हमारा पॉइंट आता है, ये है मेजर थिंकर्स, किस चीज को लेके, जो अभी हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को लेके। उसके भी कुछ मेजर थिंकर्स है ना भाई, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उसके भी कुछ मेजर थिंकर्स है। तो एक आता है आपके ग्रियर एंड ऑर्लियंस। ये बोलते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट पावर, लेजिटिमेसी एंड कंसेंसस। ये सिर्फ याद कर लेना, यानी इंपॉर्टेंट है। समझ समझ तो आ ही गया होगा, मेरे को लगता है, इतने तो एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, तो समझ तो आ ही गया होगा। ये किस तरह बोल रहा है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये रिलेशनशिप दिखाता है आपको कि लोगों में जन भावना क्या है और स्टेट का क्या रिलेशनशिप है, उससे वो बात कर रहा है। अगले हैं आपके लिप्सिट एंड बेंडिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिन वोटिंग बिहेवियर, कम्युनिटीज, इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने नोटिस किया। सिर्फ देखिए, अब मैं सिर्फ पॉइंट लिखना है, आपको याद रखने की जरूरत है। रट्टा मारना सीखना पड़ेगा या सोशियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बिना रट्टा मारे तो बहुत मुश्किल है। मैं तो यही बोलूंगा अभी भी कि एक बार देख के पढ़ो, एक देखो, बोल बोल के पढ़ो, रट्टा मारो, 4 बार लिख लिख के देखो तो याद हो जाएगा। 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना मौका मिले लिखते जाओ। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। एकदम हाथ पे होना चाहिए। मारो रट्टा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मारो रट्टा। बाकी में किसी में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बाकी में रट्टा नहीं मारना है अपन को। पर हमको 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी होता है, आपका हिस्ट्री होता है, यहाँ रट्टा मारना ही पड़ता है। रट्टा मारने के अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। पर ये रट्टा मारने से क्या होता है ना, आपको जब बार बार रिपीटिशन होगा ना, तो आपको और भी चीजें समझ में आने लगेगी। मैं रट्टा ये मारने का नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैक्स वेबर ने क्या कहा आपको वही का वही लिखना है, जैसे मैक्स वेबर ने यहाँ क्या कहा वही लिखना है। लेकिन रट्टा मारिए यहाँ के लिए, जो सोशल, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कुछ आता है तो उसके लिए रट्टा मारिए। पर ये रट्टा मारने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर कभी ब्यूरोक्रेसी की कोई क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आपको ये याद आ जाएगा कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो कुछ बोला था, तो आप एटलीस्ट नाम तो लिख कर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप। वो रट्टा मारने से ये काम हो जाता है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है क्या आएगा पेपर में, पर रट्टा मारने से दरवाजे खुल जाते हैं ना भाई। और दरवाजा खुल गया एक बार, तो फिर जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी थिंकिंग है, जो तुमने सीखा है, उसको अप्लाई करते जाओ। कि मैक्स वेबर ने हाँ यार ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो कुछ बोला था, तो उन्होंने शायद रैशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बेस्ड रहता है ब्यूरोक्रेसी, और जो है पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है ब्यूरोक्रेसी में, जो कि कंट्रोल करता है कि एक आदमी एक्ट कैसे करेगा समाज में, है ना। ये मैंने ऐसे बना दिया पॉइंट ना, अगर मैं कहीं पे भी रिलेट कर दूंगा इसको। तो एक बार अगर आपको यहाँ पे आपने दरवाजा खोल दिया, पैर अटक गया दरवाजे में, तो रोशनी आना शुरू हो जाएगी अंदर। उसी तरीके से आपको ये याद करने हैं, इसलिए इतने सारे थिंकर हमें देने पड़ते हैं। मुझे क्या आपका लोड बना बढ़ाने में मजा आ रहा है क्या? मुझे आपका लोड बढ़ाने में कोई मजा नहीं आ रहा। पर मैं ये नहीं चाहता कि यार आप पेपर में बैठे हो तो वहां पे आपके मुंह पे दरवाजा बंद हो जाए कि भैया तुमको तो यार याद नहीं रहता, तुम क्या करोगे पेपर। तो रट्टा मारो, बिंदास मारो, बहुत मारो। रट्टा मारते रहो, दिन भर मारो, रात भर मारो, लिख लिख के देखो। तुमको ये याद रखना पड़ेगा, इसका इसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका।
या तो तुम पेपर लीक करवा लो, जो होता चला आ रहा है वो तुम्हारे में अगर बस में है तो वो करवा लो, क्योंकि वो चल ही रहा है समाज में। वो नहीं करवा सकते तो भाई रट्टा मारो, रट्टा मार के ही निकलेगा ये पेपर। बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, क्लियर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी किताब है इनकी, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। वही अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिटिमेसी, ये है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो बनाते हैं। C.W. मिल्स द पावर एलीट का देख लिया हमने कि पॉलिटिकल, मिलिट्री और जो इकोनॉमिक एलिट्स हैं वो आपके डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, ये सब जोड़ लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है यही दोनों है, ग्रियर ऑर्लियंस और लिप्सेट बेंडिक्स। बाकी ये दोनों हम ऊपर कवर कर चुके हैं। अब एक हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इंडियन सोशियोलॉजी की तरफ मूव करता है, लेकिन हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। इंडियन सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा, कि इंडिया में जो पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल सिस्टम है कैसे जुड़ते हैं। हम सारे एग्जांपल देख चुके हैं, मेरे को सिर्फ नाम मेंशन करना है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंडिया का जो सिस्टम है ये किस पे बेस्ड होता है? कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, रीजनलिज्म पे बेस्ड होता है, हमने ये भी देखा। महाराष्ट्र में मराठी महाराष्ट्र ओनली वाला सिस्टम है। ठीक है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है। कन्नड़ा में देख लिया हमने, ये चलता है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व होती है, इसकी कहानी पूरी देखी है हमने। तो ये सारी चीजें इंडियन कंटेक्स्ट में हम इसको ला सकते हैं। Rather than replacing traditional institutions, democracy has transformed and incorporated them into modern political system. सब रीजनलिज्म होता है भारत में, आपने ये देखा होगा। ठीक है, अगर आपने जैसे बात कर दी, आज मैं यहाँ खड़ा, मैं हरियाणा में, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे बोला है लोगों को कि हरियाणा में जो कंपनियां डलेंगी, जैसे स्पेसिफिकली दे वर टारगेटिंग गुरुग्राम, तो यहाँ पे जो कंपनियां डलेंगी हरियाणा में, उसमें 75% आरक्षण होगा प्राइवेट कंपनियों में भी, हरियाणा के लोगों के लिए। ये क्या है? ये सब रीजनलिज्म है। आप बाहर, जो देश है हमारा, इट्स अ यूनियन, यहाँ पे कहीं से भी कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो आप। पर इन लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ पे जो काम करेगा वो हरियाणवी ही काम करेगा यहाँ की कंपनियों में। ऑब्वियसली ऑन लोअर तबका, यानी ग्रेड C या डी के नीचे, पर करेगा ना भाई। वही सबसे ज्यादा जॉब्स तो वही होती है। ऑफिसर तो एक होता है, उसके नीचे एम्प्लॉय 15 होते हैं ना। ऑफिसर बाहर से आ सकता है, लेकिन एम्प्लॉय जो है नीचे वाले, वो वहां के लोकल ही रहेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये सारी चीजें हैं भारतीय पॉलिटिक्स में। महाराष्ट्र में MNS जो है आपकी जैसे जो है उनका क्लियर वो रहता है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे ये सिस्टम है, उनकी पॉलिटिक्स का गेम ही ये है। ऑलराइट, तो ये बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगहों पे जातियां जातियां आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी बोलती है कि भाई हम ब्राह्मण विरोधी हैं। BSP बोलती थी, बहुजन समाज पार्टी, वो बहुजनों के लिए। बहुजन का मतलब भारत में बहुजन मतलब मेजोरिटी पीपल, एंड मेजोरिटी पीपल आर SC ST एंड OBC। तो इट इज अ पार्टी फॉर देम, तो वो भी इनके जो जनरल कैटेगरी उनके अगेंस्ट है, तो वहां पे भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये सारी चीजें भी आती हैं इसमें। तो इंडियन कंटेक्स्ट में मोस्टली यही चीजें देखते हैं हम पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिकल वायलेंस भी हम एक केस देखते हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा होता है इंडिया में पॉलिटिकल वायलेंस। हर जगह पे छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के इलेक्शन से लेके आप बड़े बड़े स्टेट लेवल के इलेक्शन ले लीजिए, पॉलिटिकल वायलेंस हमने देखा ही है। हमने इमरजेंसी का टाइम देखा है भैया, इंदिरा गांधी का, उस समय हमने पॉलिटिकल वायलेंस देखा है कितना सारा। तो ये सब होता है। वर्ल्ड लेवल पे भी जो वॉर होते हैं, जो टेररिज्म होता है, वो भी पॉलिटिकल वायलेंस ही है एक तरीके से। एक पर्टिकुलर देश जिसकी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, वो दूसरे देश की आइडियोलॉजी सेम सिमिलरली एक्सेप्ट नहीं करती, दे अटैक। ये भी हमने देखा। पर अभी हम भारतीय कंटेक्स्ट की बात करें तो इसलिए मैंने इंडियन एग्जांपल दिया आपको। अब इसमें थिंकर्स आपके कौन से हैं? रजनी कोठारी, ये इनका एग्जांपल दे चुका हूं मैं। ठीक है, सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, ये है भारत में। योगेंद्र सिंह का भी हमने देखा, इनकी किताब थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसमें हमने क्या देखा था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, पंचायती राज के इलेक्शन हमने देखा था, कास्ट बेस्ड वोटिंग का हमने सिस्टम देख लिया, सरपंच पति का हमने कुछ देख लिया। मैं लगभग हर जगह जब भी नाम आता है योगेंद्र सिंह का, मैं एग्जांपल देता हूँ सरपंच पति का। ठीक है, दीपांकर गुप्ता, ये एक थिंकर अभी तक मेंशन नहीं किए हैं हमने, ये यहाँ कर देते हैं। इंटरोगेटिंग कास्ट, इनकी किताब है इंटरोगेटिंग कास्ट। ये बात करते हैं कि ट्रेडिशंस एंड डेमोक्रेसी हैव डेवलप्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस कैंडिडेट सिलेक्शन एंड इलेक्टोरल अलायंस। दिस स्टेटमेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कास्ट जो है उसके हिसाब से ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टीज। समझ रहे हैं आप? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राजस्थान के जो माननीय हमारे CM है भजनलाल शर्मा जी। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जो ब्राह्मण आबादी है वो कितनी है राजस्थान में?
क्या ठाकुरों की आबादी ज्यादा होगी कि ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा होगी, ये बताइए मुझे। क्षत्रिय ज्यादा है या ब्राह्मण ज्यादा है, सोच के देखिए। या ओबीसी एस सी एस टी हो, ये लोग बनो, लेकिन एक जो उनको ही क्यों चुना गया, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट कि भाई जो ब्राह्मण समाज है वो ये समझे कि हम उनके तरफ हैं और वो भी अगली बार से हमें वोट करें ज्यादा, इसलिए उनको लेकर आया गया। सिमिलरली मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को लेकर आए बिकॉज दे वॉन्टेड टू वू जो यादव कम्युनिटी है मध्य प्रदेश की, उनको सपोर्ट करे, उनका सपोर्ट करें और बढ़े ये सपोर्ट, ये सारी चीजें चाहते। इस तरीके से पॉलिटिक्स गेम खेलती है, अलग अलग जो है ये सिस्टम बनता है। तो ये यहाँ पे यही बात करें कि जो आपका डेमोक्रेसी है और जो ट्रेडिशन है जाति वर्ग में बांटने का और ये सिस्टम चलाने का, ये सब जो है जुड़ गए भारत में आके। फिर एक आते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ठीक है, इनको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ही कहते हैं, लॉयड आई रुडोल्फ एंड सुजैन होबर रुडोल्फ। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ नाम आएगा, ये भी इंडियन सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, ठीक है। इनकी किताब है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। तो कास्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू मॉडर्न पॉलिटिकल रिसोर्स फॉर मोबिलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग जातियां जो उठ के आ जाती हैं आपका हक मांगने के लिए। हमने आरक्षण के इसमें देखा, हमने जाट आंदोलन के इसमें देखा, फिर हमने मराठा आंदोलन का देखा महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें। तो राइज ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। आंद्रे बेते, इनके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये बितेल नहीं है, ये बेते है, बीईटीए, तो बेते प्रोनाउंसिएशन होता है इनका, आंद्रे बेते। कास्ट क्लास एंड पावर, इनकी किताब है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रीशेप लोकल पावर बाय अल्टरिंग कास्ट क्लास एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब ये समझिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको जैसे एक गांव है, ठीक है, जहाँ पे जो हमने पावर एलीट की बात करी थी ऊपर, देखी थी आपने पावर एलीट, ये माइनॉरिटी कैसे राज करती है। तो सपोज करिए आज से पहले जब ये छुआछूत वगैरह वाला सिस्टम होता है, एक गांव है जहाँ पे 95% आबादी जो है ये आपकी दलित समाज से आती है, और 5% आबादी है जनरल कैटेगरी वालों की, कुछ ब्राह्मण है, कुछ क्षत्रिय है, कुछ गुप्ता है, कायस्थ है, और वगैरह वगैरह। अब ये मान लीजिए कि पहले के समय में, आज से 200 साल पहले, वो उस गांव में किसका राज चलता था? उन 5% आबादी का ही राज चलता था, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और इन लोगों का, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो थे। पर आज क्या सिस्टम है गाँव में? आज का वहां पे सरपंच कौन होगा, वहां पे पंचायत कौन होगी, वहां पे ग्राम सभा में किसके हाथ में ज्यादा पावर होगी, बताइए आप मुझे। अब वहां पे पावर होगी सबसे ज्यादा उनके हाथ में जिनके हाथ में सबसे ज्यादा संख्या है, जो कि है दलित समाज के लोग। हो सकता है जो सरपंच हो वो भी दलित समाज से ही आता हो वहां पे। ये कैसे चेंज हुआ? ये चेंज हुआ आपके इस सिस्टम की वजह से। पॉलिटिक्स ने जो सिस्टम ट्विस्ट किया, उस वजह से सोसाइटल चेंज हो गया पूरा का पूरा। जो अथॉरिटी पहले आपको नहीं दी जाती थी वो आपको मिलने लग गई बाय वे ऑफ वोटिंग, बाय वे ऑफ रिजर्वेशन। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आंध्र बेटे की एक और कहानी है कि भैया किताब इनकी थी स्टडीज ऑफ एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। कास्ट क्लास एंड पावर तो है ही है, स्टडीज ऑफ एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर भी एक किताब है इनकी। तो ये दोनों पॉइंट इसलिए मैंने साथ साथ दे दिए हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन वाइडन रूरल सोशल इकोनॉमिक एंड इनइक्वालिटीज। एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन जैसे एग्जांपल है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत ही ज्यादा डिवीजन क्रिएट कर दिया समाज में। पॉलिटिकल चेंज था ये बेसिकली, यानी एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी ना, पॉलिसी बनाई किसी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उसको एक्सेप्टेंस मिली, सीडीएम के थ्रू एक्सेप्टेंस मिला उसको, वो इम्प्लीमेंट हुआ। कुछ कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ, जहां जहां इम्प्लीमेंट हुआ वो लोग एकदम से अमीर हो गए और बाकी लोग जो बचे हुए थे वो एकदम गरीब रह गए। ऐसा हुआ, हमने देखा ये। और वही हमें चेंज जो है आज भी देखने को मिलता है कि अब जो है उसके रेपरकशंस इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि अब हमें देखने को मिलता है वहां पे डिस्ट्रेस है। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में आजकल इश्यूज कितने सारे हैं, लोग अमीर होते चले गए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए पंजाब, अमेरिका चले गए वो लोग। अब पंजाब के गांव सूने पड़े हैं, खेत में खेत जोतने के लिए बिहार से लेबर लानी पड़ रही है धान काटने के लिए। होता है ये देखने को मिला। फिर हमें जो समस्याएं क्रिएट हुई, जैसे फार्मर्स मूवमेंट में कैसे क्रिएट, तो पंजाबी फार्मर्स ने ही बहुत ज्यादा उसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया अपना, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बात करते हैं किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसने रूरल जो आपका सोशियोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट था, सोशो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली, उसको किस तरह से शिफ्ट कर दिया। अब जो अमीर होते गए उनकी पॉलिटिक्स भी चेंज होने लग गई, अब पैसा आने लग गया तो भाई वो भी बड़े इलेक्शंस में खड़े होने लग गए, ये भी चेंज देखने को मिला हमें। तो ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।
अब ये कंटेम्प्रेरी आपके जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ रेलेवेंस। ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है इसका, भारत में आज के टाइम समय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या देश में, दुनिया में, कहीं पे भी। तो आज के टाइम में हमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी कैसे साथ साथ देखने को मिलती है, तो हमें इसमें एक एग्जांपल है आपका, जो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। वैसे तो ये सोशल आइडेंटिटीज आ गई हैं अपनी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी देखी हमने, आपने दलित समाज देखा, वो अपने आप को इन्फोर्स करना चाह रहा है। फिर हमने ट्राइबल्स देखे, वो अपने आप को इन्फोर्स करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। नक्सलिज्म, हम प्रमोशन देखते हैं नक्सलिज्म का, जैसे गाँव में, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले रीजन में हमने देखा। फिर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, किस तरह से ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। एक सोसाइटी में ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी चलनी चाहिए। स्टेट पॉलिसीज बनती हैं इन्हीं चीज़ों को लेके, ये भी हम देखते हैं। जैसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें, महिलाओं को अपीज करो, मुसलमानों को अपीज करो, हिंदुओं को अपीज करो, ब्राह्मणों को अपीज करो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें लेकर आ गए ये लोग। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस तो यही है, आज के टाइम पे तो यही हो रहा है। वही बात करते हैं थोड़ी सी। तो एथनिक मूवमेंट्स चालू हो गए आज, ठीक है। एथनिसिटीज जो है अपने नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखी होगी, वो लोग भी इम्पोज करना शुरू कर दिए कि उनको इतना योगदान नहीं देने को मिल रहा है भारत के इसमें, मेनलैंड में उनको गलत नामों से बुलाया जाता है, उनको चाइनीज सॉरी, उनको चाइनीज एजेंट वगैरह बोला जाता है, उसका विरोध करते हैं ये लोग। तो वो एक एथनिक मूवमेंट है। हमारी एथनिसिटी अलग अलग है। जैसे अगर हम इंडियन एथनिसिटी की बात करें, तो इंडियन एथनिसिटी इन पर्टिकुलर कुछ नहीं होती, साउथ एशियन होती है। साउथ एशियन में भी अलग अलग टाइप के लोग आके मिले, ककेशियंस आके मिले, द्रविडियंस हैं यहाँ पे, मोंगोलॉइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीग्रोइड्स हैं, हर टाइप के अलग अलग कके वो है, हो गए यहाँ पे। एथनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो मणिपुर, ठीक है, कुकी और मेती में लड़ाई जो है, वो एथनिक लड़ाई है, ठीक है। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में जो लड़ाई हो रही है आज के टाइम में, वो किस चीज की लड़ाई है, वो एथनिसिटी की लड़ाई है। वहां पे दो ट्राइब्स हैं, कुकी और मेती, इन दोनों की लड़ाई है वो, एथनिक लड़ाई हो गई। आप अगर एग्जाम्पल एक और देखेंगे, तो कश्मीरी पंडित जो वहां से एक्सोडस हुआ था, भगाए गए थे कश्मीर से, वो एथनिक लड़ाई थी। ये भी रेलेवेंट है आज के समय में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो राइट्स हुए थे, गुजरात राइट्स हुए थे, ये एथनिक लड़ाई है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स, ये मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूँ, कन्नड़ा हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र में जो अभी चल रहा है, महाराष्ट्र फॉर मराठीज, वो हो गया। अगर हम पीछे चले जाते हैं, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पता होगा आपको, जिसके हिसाब से भाषाओं के आधार पर भारत में जो राज्य बने हैं, वो भाषाओं के आधार पर बने हैं बेसिकली। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला था कि यार इसके हिसाब से ही, भाषाओं के हिसाब से ही हमें बनाना चाहिए, यही हमें सही पड़ेगा। पहले की और भी कमेटी आई, ठीक है, फजल अली कमेटी आई, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी। फिर आपकी जेवीपी आई, ठीक है, उस वो भी रिजेक्ट हो गई। वो भी उसने ये वो भी यही बात कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। उसके बाद जब आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई अगली 1956 में, उसने बोला कि नहीं भाई, धर्म ये इसके नाम पे बना देते हैं। जो आंध्र प्रदेश में लड़ाई चली हुई थी श्री रामलू की, उनने फास्ट अंटिल डेथ रखा था, और उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि उनको एक स्टेट चाहिए था मद्रास से अलग। मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस समय पे, मद्रास यानी अपने आप में स्टेट था, मद्रास से अलग उन्हें चाहिए था, तो आंध्र प्रदेश बनाने की मांग के लेके लड़ाई शुरू हुई थी, और वो भाषा के दम पे ही हुई थी। तो लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स ये देखने को मिलते हैं हमें आज के समय में। वही वाला महाराष्ट्र कन्नड़ा, हमारे स्टेट में रहना है तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी, वो वाली बात हो गई। रीजनल मूवमेंट्स ये देखने को मिलते हैं हमें, नक्सलाइट मूवमेंट हो गया आपका, माओइस्ट इंसर्जेंसी हो गई, आपकी लड़ाइयाँ हो गई। फिर और भी बोडोलैंड हो गया आपका, फिर आपका गोरखालैंड हो गया, इसकी लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। फिर अलग अलग ऐसे आपके अलग अलग जगहों पे आंदोलन चलते रहते हैं कि हमें अलग करा जाए, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल स्टेट है उससे हमें अलग चाहिए, यहाँ से हमें इसमें नहीं रहना। ये सारी बातें देखने को मिलती है। डिमांड्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एग्जांपल है इसका नक्सलाइट मूवमेंट, माओइस्ट इंसर्जेंसी, गोरखालैंड मूवमेंट। फिर नेटिविस्ट मूवमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र फॉर मराठीज, वही वाली बात जो हमने बताई आपको शिवसेना की। यहाँ प्रेफरेंशियल राइट्स की बात करते हैं, हरियाणा में जैसे आरक्षण की बात बोली, 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को, वो वाली बात है। फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हमें देखने को मिलता है धर्म के आधार पे।
ये लड़ाई होती है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, गुजरात राइट्स हुए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कश्मीर में एक्सोडस हुआ हिंदुओं का, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है। ग्रास रूट लेवल पे भी डेमोक्रेसी चेंज हुई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उनको एक नई पहचान मिली है, वंचित वर्गों को एक नई पहचान मिली है, आरक्षण की वजह से मदद मिली है आर्थिक रूप से, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इस सब्जेक्ट में आती है डी से। ठीक है, सारी चीज़ें अब में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स बहुत दिए हैं और थिंकर्स भी बहुत दिए हैं। देखिए क्या है ना, समझने के लिए जो क्लियर व्यू रहता है वो तभी डेवलप होगा जब आप इसको एक ओपन माइंड से पढ़ेंगे। अगर आप मेरी बात पे ऑफेंस लेने लग गए कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर, तो उस बात में इतना मजा नहीं आएगा आपको, यार आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने एक पर्टिकुलर व्यू में हैं, आप अपनी पर्टिकुलर सोच में हैं। मैं देखिए, मैं कतई किसी को भी ऑफेंड करना नहीं चाहता, मैं अगर कोई भी बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को भी कोई कुछ भी ऑफेंस नहीं देना चाहता, पर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एग्जाम्पल्स तो कोट करने ही पड़ेंगे ना, ये तो आप सब समझते हैं, इसीलिए मुझे ये सब बातें बतानी पड़ती हैं। ओके, तो बस मेरे को एक थॉट आया तो मैंने सोचा बता दूं आपको कि आप मुझे गलत ना समझें, इसलिए। ठीक है, तो ये एक आपका आखिरी में कंक्लूजन है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है भाई, ये एक्सप्लेन क्या करती है, ठीक है, और किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ये सोसाइटी को। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस हमारा ये वाला जो है लेक्चर समाप्त होता है। अगला वाला जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री कैसे साथ में चलती हैं, रिलेशनशिप क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या होती है, और हिस्टोरिक सोशियोलॉजी क्या है, ये सब भी हम बात करेंगे भैया, ये टॉपिक्स है क्या क्या। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती होती रहती हैं, और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो टॉपिक था उसमें यही था, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ही हमें सबसे ज़्यादा रिलेट करना पड़ता है। आपको 3 टॉपिक्स इसमें भारी पड़ेंगे ये वाले पार्ट में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। बाकी जो है वो छोटे-छोटे में है, साइकोलॉजी और ये सब, ये इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? बहुत छोटी चीज़ें हैं वो, तो हो जाएंगी जल्दी। तो विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। बाय बाय।